बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और उसके बाद कुछ विभाग बदले गए हैं, वो भी बड़े नेताओं से। जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। हम बात करें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की, जिनका मंत्रालय बदला गया है। उनके पास पथ निर्माण विभाग था, अब वो नितिन नवीन को सौंप दिया गया है। उनके विजय सिन्हा के पास कृषि, खान, भूतत्व, ये विभाग दो हैं। तो इसके क्या मायने, आखिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का मंत्रालय क्यों बदला गया, पथ निर्माण विभाग उनसे क्यों लिया गया, ये समझेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या तैयारी कर रही है, क्या कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस एक्टिव करने वाली है, क्या कुछ गणित चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या कांग्रेस इन दो नेताओं को लॉन्च करके अपना अलग रास्ता भी कुछ अख्तियार कर सकती है, ये समझने का प्रयास करेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राग बिहारी। और रोज़ की तरह हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, मंत्रालय बदले, कल हमने चर्चा कर भी ली कि भाई 7 लोग नए मंत्री बने हैं, मगर इस बीच अब चर्चा दूसरी हो रही कि भाई जो मंत्रालय बदले हैं उसमें खासतौर पर जो विजय सिन्हा को उनसे एक मंत्रालय लिया गया है, क्या मायने हैं इसके, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, ये मायने तो काफ़ी गंभीर हैं। गंभीर इसलिए है कि विजय सिन्हा उपनेता है। अगर आप कह लीजिए तो सम्राट चौधरी के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विजय सिन्हा का ही मंत्रालय अगर बदल दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल तो उठता है, और ये विजय सिन्हा के डिमोशन के रूप में देखा जा रहा है। ये इस तरीके से माना जा रहा है कि विजय सिन्हा जो कद्दावर नेता बन करके उभरे थे, स्पीकर भी रहे, तमाम तरह के बड़े पद को उन्होंने सुशोभित किया, तो आखिरकार अगर विजय सिन्हा का ये पद छीना जाता है, ये मंत्रालय छीना जाता है, तो ये मैसेज तो जाता है कि विजय सिन्हा का कद छोटा किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार उनके कद को छोटा करने में किसकी भूमिका है, क्योंकि पथ निर्माण विभाग एक बड़ा विभाग है और इसमें बहुत तरह के घोटाले हुए हैं, ये भी बात होती रही है। आपको याद होगा भागलपुर का पुल था और जो कि अचानक ध्वस्त हो गया, और जब ध्वस्त होने लगा तो विजय सिन्हा से बार बार पूछा जाता था तो विजय सिन्हा कहते थे हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, इंक्वायरी चल रही है, जो भी जिम्मेदार होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सवाल यह है कि वो पुल बना कौन रहा था? वो पुल जो बना रहा था, उस पुल बनाने वाले का कनेक्शन एक पूर्व IAS से भी है जो कि अभी जेल में बंद है। तो दरअसल उस कंपनी ने क्या विजय सिन्हा को टारगेट किया? अगर आप बिहार के राजनीतिक गलियारे में लोगों से बात करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि विजय सिन्हा किसके टारगेट पर थे, ये बात समझ में आती है। दरअसल विजय सिन्हा ने जब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को टारगेट करना शुरू किया तो उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन कंपनी एक्टिव हुई, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कई सारे अफसरान को भी ऑबलाइज करती रहती हैं। कहा जाता है एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है जो निश्चित तौर पर विजय सिन्हा को डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ था। अब गंभीर सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी बार बार कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, तो परिवारवाद का तो हवा गोल हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या वाकई विजय सिन्हा काम करने जा रहे थे और इसलिए उनका मंत्री पद बदल दिया गया? ये सवाल तो उठ रहा है, ये मैं उठाने वाला नहीं हूं, लोग उठा रहे हैं, उनके समर्थक उठा रहे, लोग पूछ रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा था कि उस कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई करने वाले थे, इनके पास फाइल पहुंच चुकी थी और फाइल पहुंचने वाली थी, ये 1-2 दिन में कार्रवाई करते। आनंद फानन में कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कर ली गई और कैबिनेट एक्सपेंशन की बात जैसे हुई तो इनका मंत्रालय छीन लिया गया। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आखिरकार ये बीजेपी के और नेताओं की मिली भगत इसमें नहीं हो? आखिरकार इनका मंत्रालय किसके शय पर छीना गया? इस साजिश में कौन इन्वॉल्व है? क्या बीजेपी के नेता भी इन्वॉल्व हैं? बीजेपी में आखिर में सिर फुटौल किस किस के बीच में चल रहा है? ये कई ऐसे सवाल हैं और जिस सवाल का जवाब बहुत लोग जानना चाहते हैं। पथ निर्माण विभाग छीन लिया गया, पथ निर्माण विभाग छीनने के बाद कृषि पकड़ा दिया गया। पथ निर्माण बड़ा विभाग माना जाता है, आपको याद होगा ये तेजस्वी यादव के पास भी विभाग हुआ करता था और अक्सर विजय सिन्हा तेजस्वी यादव को घेरा करते थे। सवाल उठता है कि ये जो पुल गिर रहा था और पुल अचानक ध्वस्त हो रहा था, कई हजार करोड़ स्वाहा हो जा रहा था, क्या विजय सिन्हा वाकई जांच
जांच कर उन लोगों तक पहुंचने वाले थे? ये सवाल तो उठ रहा है। और कहा जा रहा है कि वही सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विजय सिन्हा का काम लगा दिया। तो क्या वो सारे तत्व इतने कारगर हैं, कामयाब हैं? ये सवाल तो उठ रहा है। बहुत बड़ा सवाल ये है। बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत तरह की बात उठती है, ये चर्चा चलता रहता है कि बीजेपी में कई खेमा है, एक सम्राट चौधरी का खेमा है, एक नित्यानंद राय का खेमा है, एक विजय सिन्हा का भी खेमा है, एक दिलीप जायसवाल है जो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन कभी इधर कभी उधर, तरह तरह की बात। लेकिन आपने डिप्टी सीएम का मंत्रालय अगर छीन लिया है तो निश्चित तौर पर या तो डिप्टी सीएम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, उस पर सवाल उठता है, या सवाल इस बात पर उठता है कि डिप्टी सीएम उन लोगों पर हाथ लगाने जा रहे थे जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप था, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे। और यही बात चल रही है ये बात कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है लिमिटेड, उसके एक्सेस बिहार के बड़े बड़े आईएएस अफसरान तक है जो कि इफेक्टिवली सरकार चला रहे हैं। और अगर वो सरकार चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो विजय सिन्हा उनकी आंखों में चुभ रहे थे। और विजय सिन्हा उनकी आंखों में चुभ रहे थे, इसलिए विजय सिन्हा को दूध में मक्खी की तरह अलग हटा दिया गया। इस तरह की बात हो रही है। अब देखिए, आज तो सदन चल रहा है, एक दूसरा मामला सामने आ गया है, पर सवाल तो ये उठ रहा है कि विजय सिन्हा से ये मंत्रालय छीने जाने का मतलब क्या है? कि क्या बीजेपी के बड़े नेता ही उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को बचाने में लगे हुए हैं? ये भी सवाल उठाने वाले उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। क्या बीजेपी में विजय सिन्हा को कॉर्नर किया जा रहा है? बीजेपी में विजय सिन्हा के खिलाफ साजिश क्यों रचा गया है? आखिरकार विजय सिन्हा के पीछे कौन से लोग लगे हुए हैं? और ये सारा काम जो हुआ, क्या ऊपर की सहमति से हुआ है? ये सारे सवाल हैं। आप अगर किसी भी बीजेपी में एक न्यूट्रल नेताओं से बात करिएगा, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। आखिरकार ये जो हुआ है उससे निश्चित तौर पर बीजेपी ही नहीं, अन्य सियासी दल में भी चर्चा बहुत जोरों की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विजय सिन्हा इसको हैंडल कैसे करते हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी ही मैच्योरिटी से ये लिखा है कि मैं ये मानता हूँ, उनका एक फेसबुक में जो बयान है वो सामने आया कि मुझे लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रहेगा। जो नए मंत्री हैं नितिन नवीन, उनको वो बधाई दे रहे थे, और जब वो पावर ट्रांसफ़र कर रहे थे, अपना विभाग उनको सौंप रहे थे, तो उसके बाद जो उन्होंने पोस्ट लिखा है वो पढ़ना इंटरेस्टिंग है। तो निश्चित तौर पर विजय सिन्हा से ये मंत्रालय छीना जाना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। बिल्कुल, बड़े सवालों को जन्म देता है कि भाई कि क्या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इतनी ताकत है कि वो एक डिप्टी सीएम जैसे बड़े मंत्री से, बड़े नेता से एक विभाग छिनवा दे? अब चर्चा है, आरोप है, सही बात क्या है वो तो जिम्मेदारी जवाब दे पाएंगे। वो जिम्मेदार कितना जवाब देते हैं वो तो आप सब हम जानते ही हैं। अब अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की लॉन्चिंग क्या कांग्रेस करने वाली है? लॉन्चिंग मतलब कि एकदम उनको कमान सौंप देना आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों के हाथ में कमान आएगी तो जो सामने वाला पक्ष है, दोस्त हैं जो आरजेडी वाले, वो नाराज होंगे क्योंकि ये दोनों नेता उधर तो उनको भाते नहीं है बिल्कुल। तो इससे ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या भाई कांग्रेस कोई अलग सोच रही है, कुछ चल रहा है क्या अंदर खाने? देखिए, कांग्रेस अलग नहीं सोच रही है। ऐसे मुझे, अगर मैं आपको बताऊं सौरभ, मैं अभी पिछला 7-8 दिन बिहार में था, बिहार में कई लोगों से बात कर रहा था। अब एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस के तरफ बहुत उम्मीदों से देख रही है, लेकिन कांग्रेस उस उम्मीद पर खड़ा होती है क्या, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि कांग्रेस पॉस्चरिंग कर रही है, और कांग्रेस पॉस्चरिंग इसलिए कर रही है, अलग तो चुनाव शायद नहीं लड़ेगी, पर मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस को अलग स्टैंड लेना चाहिए। और कांग्रेस अगर अलग स्टैंड लेगी तो भले वो लड्डू पे आउट हो जाए पहले चुनाव में, लेकिन फिर कांग्रेस का रिवाइवल बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि वो वोट जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता है वो अब कांग्रेस की तरफ देख रहा है। इस बात को समझ लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या बिहार में अपना अलग रास्ता देख सकती है क्या? अभी जो
कुछ नए नेता आए हैं और उसके बाद इस तरह की चर्चा पकड़ने लगी है, जोरों से होने लगी है। दरअसल कहा जा रहा है कि कांग्रेस पॉस्चरिंग कर रही है, और पॉस्चरिंग की वजह यह है कि कांग्रेस में यह मानना है कि पिछली बार आपने 70 सीट में से 45 सीटें कांग्रेस के हिस्से में वैसी सीटें आपने दे दी थी जिसमें कभी महागठबंधन पिछले 4 चुनाव से जीती ही नहीं है। तो आपने जानबूझ करके वो सीट कांग्रेस को दे दिया और बाद में हार का ठेकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया, क्योंकि 70 में से 45 सीटों पर महागठबंधन जीती नहीं। अब तो बचा 25 में कांग्रेस 19 सीट तो जीती ही है। तो फिर आप कांग्रेस को महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के लिए जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? ये सवाल उठ रहा है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस को रेस्पेक्टिवली डील नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा हो सकती है। इसलिए कांग्रेस माहौल बनाने के लिए अभी पिछले दिनों कन्हैया कुमार बिहार पहुंचे हुए थे, बेगूसराय में थे, एक जोरदार मीटिंग भी हुई। उनके स्वागत सम्मान में कई सारे स्थानीय नेता भी पहुंचे, कार्यकर्ता भी पहुंचे। मेरे पास तो खबर यह है कि जो मिठाई का पैकेट था उसकी संख्या इतनी कम हो गई कि लोग आपस में ही एक ही पैकेट को छीनने के लिए लोग भीड़ भाड़ गए। तो ऑन लाइटर नोट मैं आपको बता सकता हूं कि ये सब तरह की बात हुई, पर सवाल ये उठता है कि बिहार की धरती पर अगर कन्हैया उतारे जाने लगे तो निश्चित तौर पर यह आरजेडी को चुभेगा तो जरूर, क्योंकि जो आरजेडी के युवराज हैं तेजस्वी यादव, जो कि डिप्टी सीएम बन चुके हैं, सीएम बनने की राह पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी तेजस्वी यादव को पसंद तो करते नहीं है, माफ करिएगा कन्हैया कुमार को पसंद तो करते नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस सह क्यों दे रही है? जो अभी नए प्रभारी बने हैं वो वहां जाते हैं और वो अलग चुनाव लड़ने की बात क्यों करते हैं? इस तरह का इशारा क्यों दे रहे हैं? दरअसल कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि आरजेडी ये समझेगी कि कोई भी सीट दे दिया जाएगा, कितनी भी सीटें दे दी जाएंगी, कांग्रेस परजीवी रूप में ही हमारे साथ रहेगी, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस केजरीवाल को दिल्ली में हरवा सकती है तो कांग्रेस बिहार में भी ऐसा प्रयोग कर सकती है, अगर आप रिस्पेक्ट कांग्रेस को नहीं देंगे तो जी। और इसलिए कांग्रेस इस तरह की पोस्टरिंग कर रही है कि हमें रेस्पेक्टेबल सीट दीजिए, हम एक ऑल इंडिया पार्टी हैं, हमें पूरा सम्मान मिलना चाहिए और साथ ही साथ हमें वैसी सीटें मिलनी चाहिए जहां जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। अगर आप लोकसभा में भी देखें तो लोकसभा में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस को दे दी गई, जहां से कांग्रेस पता नहीं कितने साल से जीती ही नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस में इस बात को नाराजगी है कि अरे भैया आप इस तरह की सीटें हमें क्यों देते हैं जो पहले से ही पता है कि ये महागठबंधन हारेगी। अगर आप इस तरह की सीटें हमें देंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ आपके टर्म्स कंडीशन पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब हमें मजबूर मत समझिए, जैसे हम इंडिपेंडेंट स्टैंड हमने दिल्ली में लिया वैसे इंडिपेंडेंट स्टैंड हम कहीं भी ले सकते हैं। हम पैन इंडिया पार्टी हैं, हर जगह हमारी मौजूदगी है, हमारा अपना वजूद है और हमें उस हिसाब से ट्रीट करिए। अगर आप हमें उस हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे तो आप तैयार रहिए, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और ऐसे ही आपके पास एलाइज की कमी है, आपको भी मेरी जरूरत है, इसलिए हमें उस हिसाब से ट्रीट करिए, नहीं तो हम अलग चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी पॉस्चरिंग है, इसलिए ऐसे नेताओं को थोड़ा शह दिया जा रहा है जिससे लालू परिवार डिफेंसिव हो, सही तरीके से बात करे, प्रेशर पॉलिटिक्स आजमाने की कोशिश की गई है। इसमें कांग्रेस किस हद तक कामयाब होती है यह देखना दिलचस्प होगा। सौरभ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पोस्चरिंग की जा रही है, साफ तौर पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार, जब से दिल्ली चुनाव के खासतौर पे नतीजे आए जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि भले हम सरकार खुद ना बना पाए मगर अगर हम साथ नहीं देंगे तो जैसे अरविंद केजरीवाल को रोका गया है वैसे और जगह भी हो सकता है। अब इसको लेकर लगातार सवाल ये भी उठते हैं कि इंडिया गठबंधन का फिर क्या होगा अगर इस तरीके से ही, जिस तरीके से हरियाणा ने आप में सीटें नहीं दी आम आदमी पार्टी को तो आप वहाँ खुद हारे, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में नहीं लिया तो वहाँ आम आदमी पार्टी हारी, और ये दोनों दल अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो उसका क्या होगा? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि अब कांग्रेस अपने को रिवाइव करना चाहती है। कांग्रेस दरअसल 2029 को दिमाग में रख करके आगे बढ़ना चाहती है। वैसे मेरा मानना है कि कांग्रेस जिन चीजों को
आधार बना रही है वो पुख्ता आधार है नहीं। कांग्रेस उसके लिए जानी नहीं जाती है। जैसे हर जगह जाके आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप बात करिए कि इसमें कितनी दलित लड़कियां हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या मतलब बनता है? आप जर्नलिस्ट के बीच जाइए और कहिए कितने ओबीसी हैं, तो बड़ा अच्छा दीपक चौरसिया ने कहा कि 2004 में मुझे डीडी से हटा दिया गया, मैं तो दलित जर्नलिस्ट ही था, तो मुझे वहां के इंचार्ज से क्यों हटा दिया गया? तो इस तरह की बात कांग्रेस कर रही है, वो मेरे समझ से बिल्कुल मतलब उलट है। मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल ओबीसी पॉलिटिक्स करिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उसमें राजनीति ढूंढिए, तलाशिए, बीजेपी भी कर रही है, अन्य दलें भी कर रही है, पर एक बात आप इसको मत भूलिए कि आपका कोर वोट बैंक कौन रहा है, और उस कोर वोट बैंक के बगैर आप राजनीति में सक्सीड कैसे कर सकते हैं। और दरअसल कांग्रेस को यह बात समझ में आने लगी है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़े हैं। जब तक इनका डिमाइस नहीं होगा कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये कांग्रेस समझने लगी। खासतौर पर आप देखिए तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस को हरा देती थी। हरियाणा, उत्तराखंड, आप यहां तक जान लीजिए हिमाचल भी पहुंच गई थी, गुजरात में अच्छा खासा झटका दिया था। तो सवाल है, सबका बदला कांग्रेस ने दिल्ली में ले लिया ना। अब बिहार में कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है जैसा उसका आम आदमी पार्टी के साथ था, जैसे पंजाब में, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, बिहार में तो परजीवी पार्टी कहा जाने लगा है। तो दरअसल अब कांग्रेस परजीवी से सहजीवी बनना चाह रही है, और सहजीवी बनने के लिए वो एक ऐसा मांग करना चाह रही है कि भाई हमें गठबंधन में मजबूर मत समझो, हमें गठबंधन में मजबूत समझो, और अगर हमें मजबूत समझते हो तो हमें हमारे हक के हिसाब से और हमें हमारी हैसियत के हिसाब से सीटें दो, और वैसी सीटें दो जहां पर विनेबिलिटी का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और कांग्रेस इसी को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना चाह रही है, काम करना चाह रही है, इसलिए ये पूरा कांग्रेस का पॉस्चर है। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने चुनाव से 6-8 महीने पहले से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि भाई शर्तें होंगी मगर वो हमारे मुफीद भी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई जो चाहे वो सीट दे दी और हमको लड़ने पर मजबूर कर दिया गया, चाहे वो सीटें जीती जा सकती हों ना जीती जा सकती हों। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता जब सब बैठेंगे तो निकलेगा, अब नहीं निकलेगा तो उसके लिए भी कांग्रेस तैयार है। आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की राजनीति लगातार करवट ले रही है। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, अब बजट चल रहा है, बजट सत्र में क्या कुछ होगा वो भी हम नज़र रखे रहेंगे, और आप तक जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होंगी बिहार के लिए वो आप तक ज़रूर लाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।